नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आज हमारे साथ है एक ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिन्होंने मोहरा बनाई, त्रिदेव बनाई और उन्होंने बनाई गुप्त। यानी आज हमारे साथ है राजीव राय। राजीव जी, एनडीटी में आपका स्वागत है। थैंक यू। पहले तो ये बताइए कि इतनी शानदार फिल्में आपने हमको दी और फिर कहीं चले गए आप इतने लंबे समय के लिए, क्या कर रहे थे? जाना पड़ गया। मैं छोड़ के जाना नहीं चाह रहा था, पर लेकिन सर्कमस्टांसेस कई बार ऐसे लाइफ पे हो जाते हैं कि जो आपको कल का किसी को पता नहीं, भरोसा नहीं, कल क्या होगा क्या पता, कल क्या होगा। तो मैंने कभी सोचा नहीं था मैं काम छोड़ूंगा। मुझे काम का बहुत शौक़ है और मुझे काम पसंद है। और पर ऐसे 3-4 ऐसी इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से मुझे एक तरह से सेल्फ रिटायरमेंट लेना पड़ा और काम छोड़ना पड़ा। और फिर मुझे बाद में ऐसे लगा ये तो अभी छूट ही गया है, तो चलो अभी भूल ही जाओ। अब मैं एक्चुअली मेरा बिज़नेस फिल्म का है, तो मैं बिज़नेस तो फिल्म का करता रहा था, मेरी अर्निंग फिल्म से आती, पर जो डायरेक्शन का काम, क्रिएटिव काम, वो मैंने छोड़ दिया था। और ये सोचा नहीं था कभी वापस आऊँगा, क्योंकि फिर एक बार आप छोड़ देते हो उसको मुश्किल होता है वापस सब चीज़ें ग्रिप में लाने की ना। तो फिर एनीवे अब जब मैं यहाँ वापस आ गया रहने के लिए, मुझे विदेश का, मेरे को सिटीज़नशिप नहीं छोड़नी थी, नेशनैलिटी जिसे कहते हैं। तो मुझे लगा नहीं, मुझे इंडियन नेशनैलिटी पकड़ के ही रहनी चाहिए। तो उस वजह से मैं फिर जितनी भी कंट्रीज़ थी, अभी मैं इतना ट्रैवल नहीं करता, करके जब वापस आया तो मैंने बॉर्डम होती क्या करें। तो फिर मैं इतना फिल्म इंडस्ट्री के साथ तो हूँ भी नहीं भी हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ फिल्म इंडस्ट्री नॉर्थ में, मैं साउथ में रहता हूँ बॉम्बे में, तो वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। तो वहाँ उधर काम भी फिल्म इंडस्ट्री का ना होता जहाँ मैं रहता हूँ। तो मैंने सोचा चलो ऑफिस भी दूर है, जो भी है, फिल्म के बारे में सोचा जाए, क्योंकि शूटिंग तो बॉम्बे में करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो वैसे शूटिंग ज़्यादा करके लोग बाहर पसंद करते हैं, बॉम्बे के बाहर। तो सेट्स भी, सब चीज़ें महंगी भी हो गई हैं और परमिशन लेने में बहुत दिक्कत होती। तो फिर मैंने 7-8 कहानियाँ थी, कुछ सोचा करूँ नहीं करूँ, बहुत टाइम सोचा क्या करूँ, ये करूँ या वो करूँ। फिर मुझे लगा अभी क्योंकि इतना गैप हो गया है, और जैसे कि आपने कहा नेट प्रैक्टिस अच्छा वर्ड है, तो कुछ अपना हाथ साफ करूँ, कोई छोटी फिल्म बना के देखो। वही मैं अभी, मेरा माइंड फर्टाइल है या मैं सब चीज़ें भूल गया हूँ या मुझे कुछ याद भी है कि काम आता है नहीं आता है। आप अपने आप को भी पूछते हो ना कि 20-21 साल के बाद क्या आप अभी भी गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करो। हालांकि मैं कॉन्फिडेंट तो था और मेरे को लगता है पिक्चर मैंने अच्छी बना दी है। तो पर इतने सवाल थे कि मेरे मन में आया भी एक छोटी बजट की बनाएं, क्योंकि बड़ी बजट की मैं बना चुका था काफ़ी फिल्में, और वो फिल्में ऐसी थी कि बहुत कमर्शियल मसाला फिल्में जो अब अभी नहीं बनती। और अभी मैंने सोचा ऐसी फिल्म बनाए इतनी छोटी बजट की कि जो लोग सोचे अरे ये तो इसने एकदम ऑपोजिट अलग कर दिया। तो दैट इज़ द सरप्राइज़ और मज़ा उस पर आता है जब ऑडियंस को लगता है अरे ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक चर्चा होती है, एक बात होती है कि ऐसे तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया आपसे, तो मुझे ये अच्छा लगा कि मैं नए एक्टर को ले रहा हूँ, कहानी भी एक नई 40 एक्टर नए लिए नहीं, 40 तो थोड़े ज़्यादा हैं, 20 से 30 तक एक्टर्स। तो क्या मेन रोल तो 6-7 होते हैं, तो उसमें जो भी एक भी डायलॉग बोल रहा है, या कभी कभी आपका एक दिन का सीन होता है, एक जहाँ आपको एक मतलब एक्टर के 2-3 लाइनें होती हैं या सीन होता है, तो उसको भी मैं इस पर गिनती में डाल रहा हूँ कि सारे चेहरे सारे नए हैं। तो आपने देखे नहीं होंगे, अगर कहीं आपने रीजनल फिल्म में हो सकता है देखे हो, या कहीं थिएटर हो किया हो इन लोगों ने, तो हैं सारे एक्टर्स, पर बॉलीवुड के नहीं है। तो बॉलीवुड फिल्में जो लोग देखते हैं उनको नए लगेंगे। तो वही मेरा इरादा था कि सब किसी लोगों को चांस दूं। और एक अच्छी बात भी होती है कि इंडस्ट्री में लोग बोलते रहते हैं कि हमें ज़रूरत है कि नए लोग आए, कि वही पुराने चेहरे हैं जो अच्छे हैं, लेकिन वो 10-15 हैं। तो देख देख के मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑडियंस अंदर से सोचती है कि कोई नया एक लुक, फ्रेश फिल्म आए, तो शायद उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसे मेरा ये मानना है। जब आप इतने लंबे समय बाद वापस फिल्मों में आ रहे थे, आप कहानी की तैयारी कर रहे थे, तो इस बॉलीवुड का क्या रिएक्शन था? मतलब इतने समय बाद आप लौटे थे, यहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन था, किस तरह से इन्होंने आपको लिया उसके बाद? देखो अभी जितनी यंग जनरेशन है बॉलीवुड में, वो मुझे इतना नहीं पहचानती। मतलब जानते होंगे
लेकिन अभी बहुत साल हो गए, तो जो पुरानी जनरेशन है वो ऑफ कोर्स जो एक्टर्स हैं दूसरे वो जानते हैं, उसमें से एक्चुअली मेरे बहुत तो जानने वाले तो गुजर गए हैं, और जो मेरे से जो मेरे एज ग्रुप के हैं वो पहचानते पर काफ़ी इनएक्टिव हैं, और जो एक्टिव है यंग लड़के हैं जो एक्टिंग करते हैं, डायरेक्शन करते हैं, बहुत सारे तो जब मैं मिलता हूँ तो बोलते हैं हम तो आपके फ़ैन हैं ये वो, पर कई बार मैं लोगों को मिला हूँ जो टेक्निकल लोग पहचान लेते हैं, पर एक्टर्स के पास जाओ तो कंफ्यूज होते हैं। और पहले I'm कैसे sorry. होता था जब पहले तो आप डायरेक्टली मिलते थे, 1-to-1 होता था, अभी भी 1-to-1 है, पर वो टेढ़ा है रास्ता बहुत, और इसको बताओ उसको बताओ, यहाँ कहानी आइडिया की क्या ज़रूरत नहीं क्योंकि है। आज आप एक्टर से परेशान है, एक समय था जब आपकी पूरी फिल्में मल्टी स्टारर होती थी, जी हाँ, तो कैसे इकट्ठा करते थे उनको आप? वो इजी होता था क्योंकि अगर आपका नाम है एज ए डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, एक्टर्स होते एक समय में 10 से ज़्यादा नहीं होते, जी तो आपको उनमें से ही चुनना है, 15 होंगे, तो फिर क्योंकि आप बिज़ी हो काम में तो आपकी सबके साथ जान पहचान होती है, जी अब सर्कुलेशन में, तो आपको उनको डायरेक्टली फ़ोन करके बोलो भी सब्जेक्ट है आपको सुनाना है, वो आपको टाइम दे के, अगर उनको आपके साथ नहीं काम करना नहीं टाइम देंगे, मोस्टली तो काम करना होता है, तो वो आके आप घर में बैठो और उनके साथ, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत इजी भी होता था, और एक्टर्स का स्वभाव भी बहुत जी जो एक काम के मुतल्लक बहुत प्रोफेशनल और सीधा साधा था। अब क्योंकि बीच में लोग बहुत आ गए, अभी मेरे को से आपको मिलना तो मेरे को 3-4 हर्डल्स क्रॉस करने आप तक पहुंचने के लिए, शायद मेरे लिए ना हो, मैं अगर कहीं एक्टर को मिल गया पार्टी में बोलो इधर आ जाओ, पर ज़्यादा करके बहुत लोग काम संभाल रहे हैं, तो वो डिसीजन भी लेते हैं कई बार, ये करो नहीं करो, तो इस कॉम्प्लिकेशन में किसको घुसना है लाइफ, तो ये पिक्चर भी मुझे नहीं करना है, जो कर रहे हैं ठीक है, पिक्चरें बन रही है आप देख रहे हो, जी तो इफ़ यू आर हैप्पी आई एम हैप्पी, पर मैं चाहता था कि मैं अपने नए एक्टर लूँ और इंटरफेरेंस ना हो, और मुझे अपने हिसाब से बनाओ, कि एक तो बजट बहुत लो था, तो एक्टर पूछता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, कॉर्पोरेशन की कंपनी कौन सी है, पैसा कहाँ से आ रहा है, भाई आपको क्या लेना देना, आपको अच्छी पिक्चर चाहिए कि आपको ये जानना चाहते हैं कि कौन पीछे खड़े, तो ये है अच्छा, तो एक्टर सोचेगा अच्छा ये कंपनी है, ये तो बड़ी कंपनी है, तो हम करते हैं क्योंकि ये लग जाएगी, पर कुछ हद तक वो ठीक है। अभी जैसे मैंने छोटी फिल्म बनाई है तो मैं बेचने भी नहीं गया, मैं खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और म्यूज़िक भी मेरे पास है, तो मेरे को बेचना भी नहीं है, OTT भी नहीं है, हाँ OTT भी नहीं है, जी तो उसमें वो बड़ी गेम में इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं कि बजट बहुत हाई हो जाता कुछ समय पहले सैयारा रिलीज हुई, है। हाँ जी, 2 नए स्टार थे और फिल्म 400 करोड़ कमा गई, 500 शायद कर ले। 500 के करीब जा रही है, तो इसको कैसे देखते हैं आप इस चीज़ नहीं, ये तो होना ही चाहिए, और ये होता है हर फ्यू इयर्स, आप देखो एक ना एक फिल्म आती है जो नए स्टार कास्ट के ऊपर, लोगों ये फिल्म बिजनेस जो है ना ये स्टारडम पर चलता है, स्टार वैल्यू पर, अगर आपके पास एक एक्टर अगर स्टार है और पॉपुलर है तो ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट होती है, ये सिर्फ टैलेंट पर नहीं होती कि ये डायरेक्टर का नाम है या ये राइटर है, पर अगर आपके पास एक बड़ा एक्टर है तो जो ऑडियंस होती है वो उसको देखना चाहती, वो इतना मायने नहीं रखती कि उसके पीछे कौन है, ये इंडस्ट्री वालों को पता है उसके पीछे कौन है, तो जो एक स्टार वर्शिप कहते हैं ना, तो हॉलीवुड में भी होता है। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि जो पूरा एग्जिस्टेंस हॉलीवुड का और बॉलीवुड का है, स्टार वर्शिप से लोग टिकट खरीदते, किसकी फिल्म है, शाहरुख खान की, किसकी फिल्म है, सलमान की, किसकी फिल्म है, आमिर खान की, यू नो, तो दिस इज स्टार वर्शिप, तो ये ही बिजनेस देती है और ये होना भी चाहिए। तो अभी जैसे नए लड़के आए हैं, जैसे सायारा चली, तो अब इस लड़के की स्टार वर्शिप होगी, और अगर वो अच्छा काम फ्यूचर में करेगा तो उसकी हर फिल्म चलेगी, तो एक लोगों को चाहिए एक इमेज, एक फेस चाहिए, एक पोस्टर चाहिए, घर में लगाए, जो किड्स होते हैं पोस्टर लगाते हैं, वो उस लड़के को फॉलो करते हैं, कपड़े क्या पहने हैं, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसका स्टाइल क्या है, जैसे सलमान खान का वो ब्रेसलेट था, तो ये जो स्टार वर्शिप होती है बहुत एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, मैंने नहीं डाली इस फिल्म में, पर ये नहीं, वो ठीक है मैंने नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं होती, तो स्टार वर्शिप एक फाउंडेशन होती है
जिसके ऊपर आपका बिजनेस होता है। तो इसलिए 90% लोग जो हैं उनको ज़रूरत होती है कि एक एक्टर आए जो जिसका मतलब पॉपुलैरिटी हो, जो आपकी हेल्प करे टिकट बेचने में, और क्राउड पुलर कहते हैं, क्राउड पुलर हो। तो अगर ये गायब हो जाएगा तो फिल्में गायब हो जाएंगी। जी। अब जैसे हम बात करें 1997 की, हाँ। उस समय आप फिल्म इंडस्ट्री का वो नाम था कि हर कोई आपके साथ काम करना चाहता था। या आपका हर फिल्म मतलब हिट रही थी उससे Yes. पहले की। फिर एकदम से अपना देश छोड़कर जाना, जी हाँ, है ना, और वो काम नहीं कर पाना जिसके लिए पूरी ज़िंदगी आप मेहनत करते हैं। ठीक है। तो कितना पेनफुल था वो आपके लिए? हाँ, पेनफुल तो था 100%, क्योंकि वो दौर अच्छा दौर नहीं था। तो इट वाज अ डार्क चैप्टर कहते हैं मेरी ज़िंदगी में। जी। होता है अप्स एंड डाउन्स, और ऐसी चीज़ें होती हैं और आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो उस टाइम मुझे जब काम छोड़ना पड़ा, मेरे माता पिता भी ठीक नहीं थे, मेरी पत्नी थी सोनम, उनके माँ बाप ठीक नहीं थे, तबीयत हेल्थ चारों की, जी। और मैं देखभाल भी कर रहा था चारों की। और वहाँ क्या हुआ कि आई थिंक 3 साल के अंदर अंदर चारों गुजर गए। तो वो भी एक डिस्टर्बिंग फैक्टर था। मेरा लड़का था, उसकी भी हेल्थ इश्यू थी, थोड़ी सी ऑटिज़म था, तो उसको भी मुझे सही राह पर लेके जाना था, एजुकेशन देनी थी, जिसकी वजह से मेरी बीवी भी बहुत परेशान थी। तो ऑल राउंड टेंशन थी। ऊपर से आपको तो पता है वो फ़ोन आते थे, अटैक्स वगैरह हुए, जी। वो सब इतना, तो वो प्रॉब्लम थी। लेकिन सिर्फ वो प्रॉब्लम नहीं थी, और बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मुझे अभी काम नहीं करना। जी। जो हमारा ऑडियंस है वो जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों आप उनके निशाने पर आ गए थे अंडरवर्ल्ड के? सब आ गए थे उस वक्त। तो जी। कहते आई वॉज एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। जी। तो उस टाइम ऐसे था कि सब परेशान थे। लेकिन हम ये मानते हैं ना कि हम बहुत मतलब 97 से लेके अगर अब Yes. तक की बात करें तो कुछ फिल्में हो रही होंगी आपके जहन में, कुछ एक्टर रहे होंगे कि जिनके साथ बनाना था वो सब छूट गया पीछे, कुछ नहीं था ऐसा? देखो, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जब मैंने छोड़ा उस टाइम मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा था, और अगर मैं कर रहा होता तो मैं खत कंप्लीट करके जाता। जी। और पिक्चरें भी नहीं थी कोई, ऐसा मेरे एक्टर्स भी माइंड में नहीं थे, और मेरा मन ही कहता है, मेरा मन थोड़ा फीका पड़ गया कि अभी मेरे को काम ही नहीं करना। क्रिएटिव लोगों का थोड़ी ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि थोड़े से कहते हैं ना टेम्परामेंटल होते हैं ना, तो उसमें अगर आपको लगता है आपका क्रिएटिव माइंड ठीक नहीं चल रहा तो आप छोड़ भी देते हैं लोग। तो मैंने एक तरह से त्याग कर दिया सारा काम। अब आपको लेके कुछ सवाल है मेरे, बहुत पुराने जो सवाल हैं, कई ऐसे जवाब जिनके मैं हमेशा ढूंढता रहा कि युद्ध फिल्म थी आपकी, Yeah. है ना, आपकी पहली फिल्म थी, Yeah. डेब्यू फिल्म। उसमें संजय दत्त को कास्ट किया जा रहा था। जी हाँ, हाँ, लेकिन कुछ वजह से नहीं कर पाए। उसे क्या वजह थी वो, थोड़ा सा कुछ उसके बारे में बताएं आप। संजय दत्त को नहीं, संजय दत्त को कास्ट किया, मैंने शूटिंग भी की, पर उनकी उस टाइम ऐसी हेल्थ हालात ऐसे थे कि उन्हें थोड़ा सा ज़रूरत थी कि वो अपने आप की अपनी हेल्थ ठीक करें। तो कहीं मेडिकल एड ले, या साइकिल कुछ ऐसी उनको असिस्टेंट की मुझे ऐसे फीलिंग आए, करेंगे तो एकदम ठीक हो जाएंगे। तो उस वजह से मुझे उनके साथ मुझे छोड़ना पड़ा उनके साथ, मुझे बहुत अफसोस हुआ। और मेरे फैमिली रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे संजय दत्त और सुनील दत्त के साथ, लेकिन जो हुआ सो हुआ, क्योंकि मैं अटक गया 3 साल, और वो भी बहुत ट्राई कर रहे थे कि मैं ख़त्म करूं, पर वो ठीक काम होता नहीं जब तक वो अपने आप को रिपेयर नहीं करते। तो उसके बाद वो एकदम फिट हो गए, आज तो फिट है एकदम। जी, आप वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने नसीरुद्दीन शाह को मेन स्ट्रीम सिनेमा में या लाया ही नहीं, उनसे डांस भी करवा लिया आपने। तो कैसे मनाया था उनको त्रिदेव में लाने के लिए आप? देखो, त्रिदेव जब बन रही थी तो मेरी थर्ड आदमी की कास्टिंग नहीं हो रही थी कैरेक्टर की। जी। तो मैं ढूंढा तो मेरे को नसीर का ख्याल आया। जी। तो नसीर उस टाइम आर्ट सिनेमा कर रहे थे और बहुत अच्छे एक्टर थे। जी। और ऐसे ही मैं चाह रहा था कोई एक नया सा फेस आए। तो मुझे लगा ये एक्टर इतने अच्छे, इनको कमर्शियली करना चाहिए, ये करते जा रहे। तो मुझे लगा मैं जाऊंगा और ना बोल देंगे, पर वो 2 सेकंड में उन्होंने हाँ कर दी। और वो मेरा एक्चुअली बहुत ही खुशी का दिन था। मैंने बहुत सेलिब्रेट किया कि मेरे को एक नया एक्टर, वो भी एक बहुत ही हाई ग्रेड का एक्टर मुझे मिला है, जिसमें बहुत टैलेंट है। तो कुछ मज़ा आएगा इसको करने में कमर्शियली। तो वो आया भी, तो उनको जब कास्ट किया तो इट वाज अ अनयूजुअल कास्ट।
बिल्कुल। और लोगों को आज भी याद है, आज भी लोग पूछते हैं ये उस समय कैसे, भी बहुत चर्चा हुई बहुत थी। चर्चा हुई। और फिर गाना भी गवा दिया मैंने, जो गाना भी वो नहीं गाते थे। तो वो सारी चीज़ें अलग हो गई और वो कमर्शियली आ गए, उनको करना था, उनके माइंड में था कि मैं करूं, तो मेरे लिए आसान हो गया और उन्होंने बहुत शौक से किया। वो गाने के लिए कैसे मान गए थे? नहीं, वो जब कमर्शियली करते थे तो उनको पता था इस पे गाने होंगे, वो तो सबको पता होता। तो जब डांस, प्रॉब्लम गाने की थी, डांस की थी। आपकी फिल्मों में जो गाने होते थे ना, हाँ जी, उनका कोई जवाब नहीं होता था। थैंक यू। अब त्रिदेव का ही ये गाना देख लीजिए, तिरछी टोपी वाले, है ना, विश्वात्मा का सात समंदर पार। यस, तो आप इसमें आपका कितना योगदान रहता था इन गानों को लेके? मैंने गानों पर बहुत हार्ड वर्क किया। उस पर ऑफकोर्स क्रेडिट जाता है एक विजू शाह को, एक आनंद बख्शी जी को, और मेरा कंट्रीब्यूशन है, जी। मैं ऐसे नहीं कहता हूँ। तो उसमें मैं बचपन से एक्चुअली म्यूज़िक सुनता था, मैं हिंदी तो बहुत सुनता था और इंग्लिश भी। और जो विजू थे वो जब मेरे को लगता है 4 साल के थे, उनके पिताजी उनको म्यूज़िक सिखाते थे, हारमोनियम वगैरह, और उनको क्लासिकल म्यूज़िक बहुत उन्होंने सीखा है बचपन में, और वो सिंथेसाइज़र भी बजाते थे। तो उनका भी बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है, वो बहुत ओवरली टैलेंटेड है, ऐसा है। मैंने तो ऐसा बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, बोलना नहीं चाहिए, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड मुझे विजू लगते हैं। तो अब मैं लकी हूँ कि मेरा उनके साथ काम होता है और मेरा उनके साथ रैपो है। अच्छा, ये ओए ओए कहाँ से आया है ये? देखो, वही वही तो मैंने इधर उधर से इंस्पिरेशन लिया था। अच्छा। तो आया मतलब तो मैं आप बोलूँगा ये मेरा ही है। मैंने, पर अभी सब जानते हैं कि ओए जो है एक, उस टाइम हम लोग इस तरह के गाने बहुत सुनते थे जी। और हवा में होते थे। उस टाइम एक्चुअली कॉपीराइट वगैरह नहीं होता था, लोग कहीं से बहुत गाने ऐसे बने, बहुत ऐसे बने जो आपको सिमिलर कभी लगेंगे या लगेगा ये। देखो, आप कहीं से भी गाने का इंस्पिरेशन लो, आपको गाना तो हिंदी फिल्म में तो बनाना पड़ता, क्योंकि उस पर वर्ड्स डालो, फिर ट्यून्स बदलो, फिर उसके अंदर आपको फिल्म की कहानी बोलनी होती है, फिर उसके अंदर डांस होता है, फिर जो शब्द होते हैं वो अलग होते हैं, फिर उसका पूरा हिंदी फिल्म का गाना हिंदी फिल्म का ही होता है। लोग बोलते हैं ये है वो है, तो मैंने बोला फिर आप भी करके बनाओ ना, दिखाओ ना, आपको कौन रोक रहा है। तो मेरे को एक्चुअली कभी उन दिनों में तो कुछ किसी ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि जो जब गाना हिट हुआ, जब लोगों को समझ में आया अच्छा ये है वो है। पर मेरा तो यही है कि ऑडियंस को इंटरटेन करो जी। ऑडियंस शुड बी एंटरटेन विद योर सॉन्ग। तो अभी वो कैसा गाना है, क्या लेना देना, आप एंटरटेन हो रहे हो। अब मेरे में बोलेंगे अच्छा ये तो ऐसे करता है, वैसे करता है, ऐसे बनाता है, तो मैं बोला आप भी करो, हिट है ना लेकिन गाना। हाँ ठीक है ना, एंड में आप हिट कराओ ना गाना, आपको कौन रोक रहा है। तो कई बार ऐसे ही लोग आपको अक्यूज़ करने लगते हैं। अब जैसे वो मोहरा गाना है तो चीज़ बढ़िया मस्त मस्त है ना। हाँ। अब उस गाने को करते हुए वाकई रवि टंडन बेहोश हो गई थी शूटिंग पे? क्या वो बेहोश? हाँ, वो मेरे को लगता है, मुझे एक्चुअली याद तो नहीं आ रहा, मुझे लगता है ये जी। किसी दूसरे गाने में हुआ था। ओके। बेहोश तो नहीं हुई। विश्वात्मा, त्रिदेव में सनी देओल थे, हाँ जी, फिर गुप्त में आप बॉबी को ले आए। जी हाँ मैम। तो क्या देखा आपने बॉबी में ऐसा उससे? एक्चुअली जब मैं सनी देओल के साथ काम किया, 2 फिल्में की, तो मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं जी। और भाई जैसे हैं। हम दोनों में बहुत अच्छा एक रिस्पेक्ट और प्यार है, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं जी। देओल, पूरी देओल ख़ानदान एक्चुअली। तो आई थिंक उन दिनों में मैंने बॉबी नोटिस किया होगा, मुझे ठीक तरह याद नहीं आ रहा। पर मैंने कहीं वो, मेरे को लगता है जब मैं विश्वात्मा में गया था तो वो आए थे नायरोबी, और मैं उनको देखता था ना, जी। तो मुझे लगा कि वो बरसात बन रही थी, तो ये बातों बात, क्योंकि फैमिली के साथ मेरा एक नाता था, तो फिर जो गुप्त फिल्म थी, मुझे लगा ये सनी को इतना सूट नहीं करेगी, क्योंकि थोड़ी बॉबी स्टाइल की फिल्म थी। सनी का स्टाइल बहुत धांसू है, उसको एक्शन और डायलॉग, ये फिल्म उस टाइप की नहीं थी, ये थोड़ी रोमांटिक और अलग थी। और सनी उन दिनों में थोड़े अनकंफर्टेबल थे ना, नाच गाना हो ये हो, तो मेरे को लगा ये जस्टिस सनी के लिए ठीक नहीं होगा। सनी बहुत बड़ा स्टार है, मतलब बॉबी से बड़ा स्टार है, तो नंबर 1 है। तो मुझे ऐसे लगा कि ये बॉबी को ट्राई करना चाहिए मुझे, तो मैंने फिर ऐसे सोच के मन में मैंने तो वो भी घर की बात थी, तो उसको भी बहुत, मुझे भी खुशी हुई, बॉबी को भी, सनी भी बहुत खुश था।
जी, वो उनकी बेस्ट फिल्मों हाँ, से एक क्योंकि है। सनी भी खुश था, मेरे भाई को एक अच्छा डायरेक्टर मिल रहा जी। है। और ये तो ये खानदान में जब भाई लाइक जॉइंट फैमिली रहते हैं ना, जी, जी। तो अगर आज आपका भाई है, जॉइंट फैमिली हो, तो आपका भाई आप वहाँ आप तो खुश होंगे कि भाई का कोई भला हो रहा है। जी। और गुप्त एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक पहली लेडी विलेन आई, फिल्म फेयर भी जीता। Yes. और काजोल को आपने बना कैसे दिया नेगेटिव रोल में? सबसे बड़ा सवाल ये है। मैंने जब ये कहानी लिखी, काजल को मन में लेके लिखी, जी। तो मैंने ऐसे नहीं कि उनको नेगेटिव बनाया, तो कहानी ऐसी थी। जी। तो मुझे लगा ये करेंगी, और मुझे ये लगा अगर नहीं करेंगी मैं ये नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास चॉइस नहीं था। जी। तो मैं श्योर था 90% कि हाँ होगी। मुझे पता था ये रोल अच्छा, एक्टर ना नहीं बोलेगा, तो उन्होंने सुनते ही हाँ बोली। वो तो मेरे से ज़्यादा एक्साइट हो गई थी। जी। मैं तो एक्साइटेड था ही, मेरे से डबल एक्साइटमेंट हो गई कि क्या स्क्रिप्ट मेरे को करनी है। जी। तो फिर सारी चीज़ें, मतलब उसके बाद तो कोई दिक्कत आई नहीं। जी। और ये भी कहा जाता है कि मनीषा कोयराला का जो रोल था गुप्त में, पहले रवि टंडन को ऑफर हुआ था। नहीं, ये मेरे को सब पूछते नहीं, ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और अगर ऑफ़र होता तो क्यों ना बोलती हूँ। जी। तो मैंने तो उसके साथ हिट फिल्म की हुई थी। जी। तो ये मुझे नहीं पता रवीना के पास मैं क्यों नहीं गया, मुझे याद ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है उस टाइम मनीषा कोइराला के साथ मेरे को काम करने का मन था, और मुझे ये भी लगा कि काजोल के साथ ये पेयरिंग बहुत अच्छी लगेगी। जी। तो ऐसा कुछ, कभी कभी एक एक्टर को आप लेते हो एक रोल देख के, तो कई बार एक एक्टर को आपको लगता है ये एक्टर को ये रोल सूट करेगा, जी। ऐसा होता है। तो उस टाइम मुझे शायद ये लगा होगा कि मनीषा कोइराला के साथ काम नहीं किया, ये रोल सूट करेगा। एंड आई थिंक आई वाज राइट ऑल्सो, वो सूट भी किया उनको। जी। जी। अब जैसे हम बात करें कि गुलशन जी की बात करें, तो उन्होंने अमिताभ जी के साथ 2 फिल्में बनाई उन्होंने, और दोनों सुपरहिट रही। तो आपको कभी ख्याल नहीं आया कि उनके साथ फिल्म करें हम? नहीं, मैंने एक फ़िल्म के लिए अप्रोच किया था उनको। जी। दादा ठाकुर थी, वो अनीस बज़मी ने लिखी थी उस स्क्रिप्ट को। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी, और एक्चुअली मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स थी। और ये बहुत ही मेरी शायद बेस्ट फिल्म बनती, पर मेरी किस्मत में नहीं था उनके साथ काम करने का, और उस स्क्रिप्ट का बनने का भी नहीं था, बनी नहीं। जी। और उस टाइम अमिताभ बच्चन जी कुछ ऐसे मूड में थे, काम के मूड में नहीं थे। ऐसे नहीं उन्होंने मुझे ना की, या वो करना नहीं चाहते थे, या मैं अपसेट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मेरे साथ बहुत बैठे, बहुत सोच पे थे वो। तो बोलते मैं बात भी करूँगा राजीव, इस टाइम मैं थोड़ा सा ऐसे मूड में थोड़ा बैक फुट पे थे। कभी कभी एक्टर जो है ना, ये सोचता है भी मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, बैक फुट पर आ जाता। तो मैंने लगा कि अभी इनको मैं कन्विंस, शायद ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बेटर इनको रहने दो, और मैं आगे बढ़ूँ, मुझे काम करना था। तो मैंने फिर मोहरा बनाई। जी। अगर आप आज बिग बजट कोई फिल्म बनाते हैं, तो सबसे कौन वो एक्टर है जो आपके जहन में सबसे आगे है? किसको आपको लगता है कि हाँ, इसका एक फिल्म बनानी है, मुझे इसका काम करना है? अगर मैंने अभी बनाई नए लोगों के साथ, नए तो या अगर मान लो पुराने मैं के साथ बनाई? इनको नहीं लेता तो मैं किसको लेता? जी। अगर मैं इनको नहीं लेता तो किसको लेता? मेरी विश लिस्ट में कोई है ही नहीं। पर पहले होता था, पहले जैसे मेरे को सनी था तो मैं शॉर्ट था। अभी क्या हो गया, कमर्शियल एक्टर्स ही नहीं है इतने। जैसे उस टाइम में हट्टे कट्टे पंजाबी जो कहते हैं ना, जो हीरो दिखते थे, तो अभी वो हीरोइज्म है, लेकिन उस टाइप के जो एक्टर्स हैं अब नहीं है। मिसिंग है थोड़ा। एक्टर्स अच्छे हैं, तो अभी मेरे को एक्शन फिल्म बनानी होती। अब एक्शन फिल्म में मैं किसी मतलब ऐसे एक्टर को लूँ जो एक्शन, उसकी एक्शन पर्सनालिटी नहीं है, तो मैं कैसे फिट करूँगा? जी। तो मेरी विश लिस्ट में अभी ये जो मैंने जोरा में जो एक्टर लिया, ये एक्शन हीरो है। हाँ जी। और इसका भी मैंने प्रोमो स्टार्ट किया, आप देखिएगा वो। जी। जी। मैंने कुछ 4-5 रीलें बनाई हैं, आप देख, अभी तक किसी को पता नहीं। तो वो बहुत, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, और वो ही मैन भी लगता है। हाँ, वो ट्रेलर में देखा हमने। हाँ, तो वो कहानी की रिक्वायरमेंट है। तो मेरी विश लिस्ट में, तो मैं यही कभी कभी मैं सोचता था कि सनी के साथ कर लूँ, या किसी के साथ, जैसे सलमान खान मेरे दोस्त है, करूँ। लेकिन मेरे पास एक्चुअली ये जो एज ग्रुप है अभी, ये 50 से ऊपर हैं, तो मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं थी। जी। मेरी जो स्क्रिप्ट थी ना, रिक्वायरमेंट उसकी थोड़ी यंग की थी। तो अब जब मैं यंग लड़कों को देखता था तो मैं कंफ्यूज हो जाता था। तो मेरी विश लिस्ट आप पूछते हैं आप किसके साथ करोगे, अगर मेरे को लगता भाई, मुझे लगता है ये एक्टर मेरे को लेना चाहिए, ये सूट कर रहा है सब, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करता, कोशिश तो करता, भले ना होती। तो मैंने कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे माइंड में घंटी बजी नहीं।
तो मैं ब्लैंक हो गया एकदम सबको देख के, एकदम मतलब मैंने सोचा नया ही ढूंढते हैं। जी। अभी अब जैसे हम बात करें एआई की, या अभी एक फिल्म आई है रांझना जिसका एंड एडिट कर दिया गया यस उससे। यस। तो इसके कितने पक्ष में है आप इस एआई का फिल्मों में हस्तक्षेप? नहीं, मुझे लगता है आपको परमिशन एक्टर से लेनी चाहिए जी और प्रोड्यूसर से भी लेनी चाहिए। तो बिना प्रोड्यूसर के आप छेड़छाड़ी कर रहे हो तो इट इज़ नॉट प्रोफेशनल। शायद ये जिन्होंने किया है दे ओन द फिल्म, द कॉपीराइट और द परफॉर्मिंग राइट होते हैं पिक्चर के, जो सो जिसके पास परफॉर्मिंग राइट्स है वो हैं, पर उसको आप टैम्पर करो, पर अभी पता नहीं वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे, पर डेफिनेटली ये अच्छी चीज़ तो नहीं है। हो सकता है आप एक्टर से बात करते वही कर देता या परमिशन दे देता, और यही म्यूज़िक के साथ होता है, मेरा गाना लेके दूसरी पिक्चर में डाल देते विदाउट परमिशन। हाँ, आप बेचो बोलते नहीं हमारे पास सारे राइट्स, पर मुझे दिखाओ आपके पास राइट है कि दूसरी फिल्म में डालने का। तो यहाँ पर ये इंडस्ट्री में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनप्रोफेशनल होती और जो नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो नहीं समझता ये ठीक है, जिन्होंने किया है अगर उनको लगता है ठीक है तो मे भी ठीक है, पर ऐसे जैसे आप मुझे बता रहे हो जो मैंने सुना है तो एकदम सही तो नहीं लगता है कि आपने एंड बदल दिया और जो क्रिएटिव लोग हैं उनसे पूछा नहीं, जो एक्टर वो रोल कर रहा है आपने कुछ एआई में उसको बदल दिया, तो आप एक एक्टर का आपने मिसयूज़ किया कि नहीं? ठीक कह रहा हूँ? सर ये दूसरी बात ये है कि कहानी को से छेड़छाड़ कर दी, जिस कहानी को लोगों ने पसंद किया ही Yes. किया, अब उसको आप एकदम छेड़छाड़ कर देते हो। Yes. तो ये दर्शकों के साथ इंसाफ है ये? देखो, अभी एक फिल्म लोगों ने देख ली, जी अब आपको उसको वापस लगानी है, और उस फिल्म को क्योंकि आपको वापस लगानी है तो आप सोचते हो कि इसको ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा चेंज आएगा तो सब लोग आएंगे। जी वो ठीक है, वो चांस लेने में कोई हर्जा नहीं, जी वो ठीक है, लेकिन आपको अनप्रोफेशनली नहीं करना चाहिए। भाई आप क्रिएटिवली जो बात करते हो उसके लिए मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि वो चीज़ चल भी सकती, कभी कभी नहीं भी चल सकती। तो ये अब कितनी आप इंटेलिजेंटली उसको करते हो, एंड बेटर है नहीं है, वो आपको तोलना पड़ेगा। तो इसका एकदम कह देना भाई ये नहीं करना चाहिए, वो गलत है। क्रिएटिव काम है, कभी कभी आप चेंज कर दो, चल भी जाए। सो ये वो ठीक है, पर अनप्रोफेशनली और विदाउट परमिशन, विदाउट हर्टिंग अदर पीपल, वो नहीं होना चाहिए। जी। जो रहस्य रोमांच की दुनिया आपने गढ़ी थी, हाँ जी। कि आखिर में कातिल कौन है, यानी किसने किया है, वो दुनिया अभी बॉलीवुड से तो बहुत दूर चली गई है, साउथ में कहीं कहीं नजर आती है। कैसी फिल्में? जैसे रहस्य रोमांच वाली, सस्पेंस वाली, सस्पेंस, हाँ, हाँ, एक्शन भी रहता है, सस्पेंस भी रहता है, और एक समानांतर कहानी चलती है। तो आपको लगता है जो गैप आप जैसे डायरेक्टर्स ने बनाया उसका फायदा कहीं ना कहीं साउथ ले गया, उनके पास अच्छी कहानियां थी, उन्होंने उस गैप का फायदा उठाया? देखो, साउथ वाले सब बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं जो चलती हैं, जी और नॉर्थ वाले वो उनकी पिक्चरें देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक शॉर्ट सर्किट होता है कि हम वहाँ इन्फ्लुएंस होते हैं, वो हमसे होते हैं। जी तो यहाँ पर लोगों ने नहीं बनाई क्योंकि ये लोग डरते हैं कि अगर सस्पेंस फिल्म है तो सस्पेंस खुल जाएगा तो लोग आएंगे नहीं देखने और बिजनेस नहीं होगा, और डरते हैं इस जो, और ये कठिन भी होता है, बहुत हार्ड वर्क है इसमें। और जो साउथ वाले स्पेशली जैसे मलयालम सिनेमा, ये बहुत रिस्क लेके और बहुत क्रिएटिव काम करते हैं, तो ये लोग वैसे भी पसंद करते हैं ये सब अनयूजुअल आउट ऑफ द बॉक्स फिल्में बनाते हैं, और उनकी ऑडियंस रिसेप्टिव है, वो देखती है। तो हो सकता है कि वो उनको उनके सिनेमा में ये सब उनको ठीक लगता है। पर अगर आप मेरे को तेलुगु पिक्चरें देखेंगे जो हार्डकोर कमर्शियल है, उसमें मेरे को नहीं लगता आपको इतना ये दिखेगा, ये मलयालम और तमिल पिक्चरों में देखेंगे। जी जो तेलुगु पिक्चरें होती है बहुत कमर्शियल, मार धाड़ की, लार्जर देन लाइफ रहती है। हाँ, तो एक हीरो आया, 100 लोग, एक मुक्का मारा 100 गिर गए, तो ये हम भी नहीं करते, तो उनका अलग है नज़रिया। तो ये साउथ वाले डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होते हैं, और हमारे कई सीन आपको दिखेंगे कि एक सीन कहीं डाल दिया, और हम लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं। ये दोनों टू वे है। अगर आपको सीक्वल बनाना हो तो किसका बनाएंगे, मोहरा का, त्रिदेव का, विश्वात्मा का या गुप्त का? तो एक तो मैं बनाता नहीं हूँ सीक्वल, अगर मन हो तो। हाँ, अगर मैं करूँ तो बहुत साल पहले मैंने एक दीवार का एक सब्जेक्ट लिखा था, पर सीक्वल नहीं है, वो कहानी भी वैसी नहीं, तो टाइटल वो है, दो भाइयों की कहानी है। थोड़ा सा ये है कि दो भाई हैं जो उनका वो एक गिरफ्ट है, तो जिसकी वजह से दीवार टाइटल था, और
तो वो मैंने उसके ऊपर बहुत टाइम किया और मेरे पास पूरी स्क्रिप्ट है, सिर्फ क्योंकि टाइटल मेरे पास है तो लोग समझेंगे कि वही फिल्म है, वो फिल्म नहीं है, सीक्वल नहीं। पर त्रिदेव का मैंने एक बार सीक्वल लिखा था, हाँ, तो पर वो अभी शायद नहीं बनेगा और मेरे को इतना शौक नहीं है कि सीक्वल में लोग क्या सोचते हैं कि हम कैश ऑन कर रहे हैं कि ये 1 है, 2 चलेगा, 1 चला तो 2 ज़रूरी नहीं है, और 3 चलेगा, 4 चलेगा। एक्चुअली नया ही बनाना चाहिए जी, जो मैं समझता हूँ। पर अगर आप टाइटल यूज़ करते हो, जैसे पहले मुकेश भट्ट महेश भट्ट की थी मर्डर थी जैसे, तो वो फिल्में अलग थी, 1 हो गया, 2 हो गया, वो सीक्वल नहीं थी। जी, पर आप कई बार टाइटल का वेट जो गुडविल होती है वो कैश करते, जी, दैट इज़ ओके। जी। अब आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उन्हें ज़ोरा क्यों देखनी चाहिए? ज़ोरा इसलिए देखनी चाहिए कि ये 2 करोड़ में बनी, जी, ये बहुत ज़रूरी है देखना इसको, कैसे बनी है, क्यों बनी है, क्या ये बेवकूफ़ी है या ये इसको मैं जानना चाहता हूँ कि जी। क्यों है, क्योंकि उसमें और क्या है नया। मैं पहले 400 करोड़ की बनाता था, जी। तो अब मैं लोगों को ये बोलता हूँ भाई आपको ये भी देखना चाहिए कि ज़ीरो बजट में क्या फिल्म बन सकती है, और अगर बन सकती है तो कैसे बन सकती है और कैसे लगेगी, और एक जो यंग फिल्म मेकर्स हैं वो भी इसको एक केस स्टडी करके शायद बना सकते हैं, आई डोंट नो। तो ज़ोरा के लिए सबसे प्रथम जो उत्तम जो उसका एक कैरेक्टर है उस फिल्म का, वो ये है बजट इज़ द हीरो, और बजट ही उसका कंट्रोवर्शियल मैटर है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी आके खड़ी होगी कि क्यों किया, इतनी तो उन्होंने फीस गलत होती, कर दी, इतनी कुछ तो बोले। फीस होती है आज की डेट में हाँ। एक एक्टर की, 2 करोड़ तो फीस ही हो जाती है हाँ आज की डेट में। हाँ, दो नहीं, अगर छोटा कोई एक्टर है तो मान लेते हैं, नहीं, बड़ा नहीं, एक्टर तो कर। देखो आज जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है वो भी 10-12 लेते हैं, बड़े कैरेक्टर आर्टिस्ट, मैं नाम नहीं लूँगा, 5-6 तो लेते ही हैं। तो 2 करोड़ भी कई लोग लेते हैं, ऐसा नहीं आप नॉर्मल एक्टर को लगे 1-2 करोड़, क्योंकि वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, और वैल्यू होनी चाहिए कि मैं बोलता हूँ हर एक रुपए की वैल्यू होनी चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट मनी। तो ये जो मेरा जो यूएसपी इस फिल्म का है वो है बजट। ये नहीं कि अच्छी बनी है बुरी बनी, बजट को देख के अच्छी बुरी बोल मैं चाहता हूँ लोग देखेंगे नहीं, वैसे मैं जो कह रहा हूँ कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है तो लोग बोलेंगे नहीं 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 ऐसी बकवास कर रहा है या झूठ बोल रहा है, पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा, आई डोंट नो, या बोलेंगे 2 करोड़ से भी चीप लगती है, रिएक्शन नहीं पता होता। पर मैंने कोशिश ये की है कि 2 करोड़ की एटलीस्ट 20 तो लगे या 40 तो लगे, एक कोशिश होती कि, पर किया मैंने शूटिंग 2 में है, मेरी लैंडिंग कॉस्ट जिसमें पोस्ट प्रोडक्शन होती है मैंने अपनी फ़ीस नहीं लगाई, और क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ उसका आधा 1 करोड़ जाता है उसमें, तो सब मिला के 5 हमको पकड़ना है। पर मैं 2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शूटिंग इज़ जो होता है वो क्रिटिकल होती उसी है, में आप शूटिंग कितने में करते हो, क्योंकि बजट वहाँ बहुत आपका मायने रखता है कि कितने में बनी, फिर बाद में आपका मन है पोस्ट प्रोडक्शन में बैकग्राउंड में आप कितना खर्चा करो कैसे करो। तो जो मेरा ये अटेम्प्ट था कि 2 से नीचे शूट हो, मुझे लगता है 2 से नीचे में शूट हुई है, मे बी 199, तो मैं 2 बोलता हूँ, तो वो हम सक्सेसफुल रहे, वो मिशन कामयाब रहा और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ फिल्म में कि इसकी वजह से फिल्म ख़राब हो गई हो या कहानी ख़राब हो गई हो या उसका कोई हम सीन शूट कर रहे हैं जो हम उसमें कॉम्प्रोमाइज़ आया क्योंकि पैसे नहीं थे, बट मैंने 5 कैमरों के साथ शूट किए, तो ऐसा भी नहीं कि जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो मुझे मिली बजट के अंदर, उसमें बहुत 1 साल की प्लानिंग करनी पड़ी क्योंकि आपको शॉट्स भी पहले से सब रखना पड़ा क्योंकि वेस्टेज ना, फिर भी 3 घंटे की बनी और 1 घंटा मैंने काटा, ये प्लानिंग होने के बावजूद। 4 घंटे की बनी थी? नहीं 3 घंटे की बनी थी। देखो पिक्चर तो 3 घंटे की कोई भी शूट होती, पर जब आप उसको एडिट करते हो तो कहीं जाके 2 घंटे 20 मिनट में जाके अटक जाती, तो एक बार वहाँ अटक या तो आप रिलीज़ कर दो, जो लोग कर देते हैं। तो अभी आप सब देखो 225 235 बहुत कॉमन हो गया, पर वहीं एडिटिंग मार खाती। तो मेरी फिल्म जब अटक गई वहाँ से मैं बैठा 3 महीने कि अभी मेरे को कहानी नहीं ख़राब करनी, इसको शार्प कर दें। तो फिर मैं उसको 2 घंटे 5 मिनट इसलिए क्योंकि टाइटल वाइटल जोड़ फोड़ के 5 मिनट एक्स्ट्रा होते, पर उसका जो एक्चुअली स्टोरी टेलिंग टाइम है 2 घंटे हैं, एंड वो गाने निकालने मतलब मैंने रखे ही नहीं थे, तो शायद उसकी वजह से मेरी लेंथ ठीक है, एक टाइटल गाना है आगे पीछे, गानों की ज़रूरत नहीं थी, बैकग्राउंड म्यूज़िक है थ्रू आउट और रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो
तो अगर आप गाने रखते हो तो आपको 10-15 मिनट ज़्यादा देना पड़ता है, पर वो 10-15 मिनट में अगर आप सायारा छोड़ दो तो दूसरी पिक्चरों में 80% पिक्चरों में वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है फिल्म। तो लोग बोलते हैं कहानी रुक रही है, सब कुछ रुक रहा है, आगे बढ़ो यार, सब फ़ोन पर आ जाते। अब मैंने एक बार थिएटर में देखा तो सबके फ़ोन थे ऐसे, मैं पीछे लास्ट रो में बैठा तो मैं कहते सबकी बत्तियाँ ऑन है। मैंने बोला पिक्चर देख रहे हैं कि फ़ोन के अंदर दूसरी फिल्म देख रहे हैं, तो कोई पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। जी तो कई बार आप फिल्म देख रहे हो, पता चला आपको दूसरी फिल्म सीरियल देख रहे हो मोरो। तो ये तो हालत है। जी जी। राजीव जी, एनडीटीवी से बात करने का आपका ढेर सारा शुक्रिया और आपके प्रोजेक्ट से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, शुक्रिया।